तो स्वागत करता हूं आपको मैं अपने चैनल पे फलक स्टडी पे। तो देखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने ये वाली फर्स्ट वीडियो तो देखा ही होगा, पार्ट 1। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप पार्ट 1 बहुत जल्दी देख ले। पार्ट 1 के बाद देखिए, बायोलॉजी सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखें तो सिलेबस के बारे में भी देख लीजिए। और उसके बाद देखिए, अगर आपने जो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं देखा है तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन भी देख लें, ठीक ना। क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी जैव प्रक्रम का क्वेश्चन सोल्यूशन बताया गया है। अब देखिए, फिर ये तो आज का वीडियो जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इससे पहले आपसे देखिए निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, आज मैं आप लोग के पोषण बताऊंगा, ठीक ना। देखिए बाबू, मैं आप लोग के कल कहाँ तक बता दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन करा दिया था। उसके बाद मैं आपको जैव प्रक्रम बता दिया था। तो मैं आपको ये बताया था कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन आते हैं, ठीक ना। तो मैंने तो जैव प्रक्रम के बारे में बता दिया था कि जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। उसके बाद हमें क्या पढ़ना था, पोषण। तो देखिए, अब पोषण किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। देखिए, यहाँ पोषण की परिभाषा में यहाँ जो लिखा हूँ, देखिए बाबू, मैं ये जो पोषण का परिभाषा लिखा हूँ ये एकदम सटीक पोषण का परिभाषा है, ठीक ना, जो कि आपको किसी बुक में मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। वैसे अब आप लोग बोलिएगा, अब 2-3 बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर ये आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बाबू, बुक इंपोर्टेंट नहीं करता है। मैं यहाँ कोई एक बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बुक जानना है तो देखिए, मैं अधिकांश चीज़ है वो तो मैं अपने से ही लिखता हूँ, ठीक ना। लेकिन एक आध दो बुक का भी सहायता लेता हूँ, जैसे मैं एनसीईआरटी हो गया, ठीक ना। अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से कराता हूँ। और कुछ एक आध दो बुक जो बहुत अच्छे प्रकाशन के, ठीक ना, जैसे आलोक प्रकाशन हो गया, भारती भवन प्रकाशन हो गया। तो इन लोग के जो अच्छे अच्छे कीवर्ड लगते हैं वो मैं इसमें डालता हूँ, ठीक ना। तो अब आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण का यहाँ परिभाषा क्या है, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण। क्या है, सॉरी बाबू, वो हल्का सा मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक ना। ये तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। देखिए, पोषण किसे कहते हैं। पोषण का यहाँ मतलब क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण। देखिए बाबू, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आवश्यक को अवशोषित और अनावश्यक को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसको ये रूप में समझाता हूँ। देख लीजिए वो, मान लीजिए कि आप कोई पदार्थ खा रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि आप बाबू चावल खा रहे हैं। तो आप चावल खा रहे हैं तो मान लीजिए कोई जीव है, वो चावल वो क्या करेगा, अपने मुख द्वार द्वारा क्या करेगा, अंदर लेगा, ठीक ना। अब जैसे ही अंदर लेगा तो वो पेट के अंदर जाएगा, ठीक ना। अंदर लेने के बाद वो पेट के अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होगा, साधारण अणु में टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, जो आवश्यक रहेगा वो अवशोषित होगा, जो अनावश्यक रहेगा वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो पोषण का परिभाषा कैसे दे सकते हैं, खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण, ठीक ना, साधारण अणु में तोड़ना, आवश्यक को अवशोषित और अनावश्यक को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो ये साधारण अणु में तोड़ना लिखा ही नहीं है। तो देखिए बाबू, ये भी परिभाषा बिल्कुल सही है, वो मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे यहाँ क्या बोल रहा है, जीवन संबंधी क्रियाओं, लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकता होती है। देखिए बाबू, अब जीवों की आवश्यकता बता रही है, ठीक ना। जैसे मैं आपको ऐसे आप समझिए कि जीवों को क्या आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप एक जीव हो, मैं भी एक जीव हो, ठीक ना। हम दोनों एक जीव हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सारे लोग जीव ही हो, ठीक ना। तो बाबू, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, ठीक ना। तो अब देखिए, हम अपनी आवश्यकताओं पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला तो हमारी आवश्यकता ये है कि हमको ऊर्जा की निरंतर जरूरत रहती है, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पहली आवश्यकता क्या हुआ, ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति। और दूसरी आवश्यकता क्या हुआ बाबू, तो अब मान लीजिए कि हम लोग हमारे शरीर में बहुत प्रकार के क्रियाएं होती है, ठीक ना। उपापचयी क्रियाएं होती है, टूटना फूटना, ठीक ना। तो अब जो ये उपापचयी क्रियाएं होती है बाबू, इसमें भी क्या रहेगा, आपको कोशिकाओं की मरम्मत होना आवश्यक रहेगा। तो 2 क्रियाएं चाहिए। पहला क्या चाहिए, निरंतर ऊर्जा की आवश्यक। दूसरा क्या चाहिए, कोशिकाओं की मरम्मत। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी जीव है दुनिया में, कोई भी जीव, ठीक ना, उसको मतलब यहाँ जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, वो 2 चीज चाहिए ही, ठीक ना। पहला उसको क्या चाहिए कि निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता, और दूसरा क्या चाहिए कि उसको टूट फूट की मरम्मत, ठीक ना। देखिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बाबू। क्या आज हुआ था ना मेरे साथ कि मैं पीडीएफ तो एक बार बना दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन वो गलती से क्या हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो चुका था तो डिलीट हो गया। ये वजह से मैंने फिर से पीडीएफ बनाया तो बहुत छोटा छोटा बन गया। तो इसके लिए मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ पीसी में। चलो 1 मिनट,
हाँ, जैसा कि अब आप देख रहे होंगे कि जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता होती है। पहला क्या बोल रहा है, पहला आवश्यकता यहाँ आप देख सकते हो, एक मिनट बाबू, एक मिनट आ जाओ। देखिए बाबू, पहला आवश्यकता क्या बोल रहा है, उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता। तो देखिए जितना भी उपापचयी क्रिया है उनको संचालन करने के लिए ऊर्जाओं की आवश्यकता। अब देखिए उपापचयी क्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट उत्कों की मरम्मत के लिए जीवद्रव का निर्माण। बहुत अच्छा। अब देखिए बाबू, जीवद्रव का निर्माण यहाँ बोल रहा है। अब देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक ना। एक मिनट आप रुक जाइए अच्छे से। देखिए बाबू बोला क्या है, ठीक ना। पहला तो बोल रहा है कि उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रियाएं का मतलब होता है बाबू, शरीर के अंदर आपका मान लीजिए उपापचयी क्रिया हो रहा है जिसमें भोजन पच रहा है, ठीक ना। तो वो भी क्या है, एक उपापचयी क्रिया है, ठीक ना। और मतलब आपका कोशिका मर रहा है, फिर कोशिका नहीं कोशिका बन रहा है, तो क्या उपापचयी क्रियाओं में आता है, ठीक ना। ये सब क्रियाएं, तो इसके लिए क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और दूसरा क्या होगा, टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है ये आप समझ गए हैं। अगर नहीं देखिए बाबू, इसमें कुछ है नहीं कि आप नहीं समझेगा, ठीक ना। इसमें मात्र यही बोल रहा है कि कोई भी जीव को, आखिर कोई भी जीव है, ठीक ना। मान लीजिए मेरे पास ये जीव है, कोई भी जीव है ना, उसको आखिर ऊर्जा, उसको आखिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। पहला, इसको ऊर्जा चाहिए, वृद्धि विकास करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। दूसरा का इसको क्या चाहिए, ऊर्जा के बाद तो इसके अंदर जो भी कोशिकाएं जो टूट फूट होगी उसको मरम्मत करने के लिए चाहिए, ठीक ना। मतलब जीव द्रव का निर्माण होना चाहिए। तो आपको दो वाक्य अच्छे समझ में आ गया होगा। पहला क्या है आपका, पहला ये है कि निरंतर ऊर्जाओं की आवश्यकता, दूसरा जीव द्रव का निर्माण, ठीक ना। आप इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलता हूं, ठीक ना। अब देखिए बाबू आगे क्या बोल रहा है, आगे एक मिनट आगे बाबू देखिए बोल रहा है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। बहुत अच्छा। देखो बाबू यहाँ बोल रहा है कि ये जितने भी आवश्यकताएं हैं, ठीक ना, इनको पूरा करने के लिए सभी जीव को, मतलब अपने जीवन प्रयत्न का मतलब क्या होता है बाबू, जीवन प्रयत्न का मतलब होता है अपना जिंदगी अच्छे से बिताने के लिए। तो जिंदगी बिताने के लिए आपको क्या चाहिए, तो जिंदगी बिताने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू, उसके बाद बोल रहा है भोजन के ऐसे तत्व, भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाता है। बहुत अच्छा। आप लोग जानते हो, अरे मम्मी हम लोग के खाना वाना देती है तो बोलती है कि अरे एक पोषक तत्व है, खा लो। तो आप लोग पोषक तत्वों के बारे में जानते हो, ठीक ना। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। देखिए बाबू, आखिर पोषण का परिभाषा इसमें भी है कि ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। तो उपयोग तो करना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने अपने परिभाषा में बताया था कि खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण, साधारण अणु में तोड़ना, आवश्यक को अवशोषित और अनावश्यक को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो अवशोषित हुआ मतलब उसका उपयोग हुआ। तो यहाँ भी यही बात बोल रहा है कि उसका उपयोग होना पोषण कहलाता है। तो इसमें आपको ये मत बोलिए कि सर आपने तो ऐसे बताया फिर ऐसे लिखा, ठीक ना। तो आप ये मत सोचिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, अब आप ये जानते हो कि अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार की पोषण पाई जाती है। जिसमें हम लोग इंसान हैं तो हम लोग अलग प्रकार से पोषण खाते हैं, जिसमें हम लोग, ठीक ना। अब कोई जीव है जैसे पेड़ पौधा, आपने कभी ये देखा है आखिर पेड़ पौधा भी तो लिविंग थिंग्स है। तो आपने ये कभी सोचा है कि वो खाता कैसे है, ठीक ना। दाल भात तो कभी खाता नहीं है, ठीक ना। तो आपने कभी सोचा, अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो अलग अलग जीव क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा है पोषण की विधियाँ, तो बोल रहा है पोषण की क्या है, मुख्यतः दो विधियाँ होती है। पहला क्या होता है स्वपोषित, दूसरा क्या होता है परपोषित। बहुत अच्छा, ठीक ना। देखिए बाबू मैंने एक यहाँ बहुत अच्छा फोटो भी लगाया है, ठीक ना। तो पोषण की कितनी विधियाँ होती है, दो विधियाँ होती है, स्वपोषी और क्या होता है परपोषित, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है इसके बाद, अब देखिए स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण की कितनी विधियाँ होती है, दो विधियाँ होती है, ठीक ना। आप लोग याद रखना पोषण की कितनी विधियाँ, दो विधियाँ, स्वपोषण और परपोषण। तो आपको ये बात नहीं भूलना है, पोषण की कितनी विधियाँ होती है, दो विधियाँ। आपको अगर मैं सपना में भी पूछूंगा तो आपको बताना होगा, ठीक ना। ये नहीं कि आप नहीं बताइएगा, आपको बताना होगा कि पोषण की कितनी विधियाँ, दो विधियाँ, स्वपोषण और परपोषण। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। हाँ बाबू एक बताओ, ये कुछ बच्चों लोग का कमेंट आ रहा था कि सर PDF चाहिए। तो देखिए बाबू, अभी तो मैंने न्यू
वीडियो ही अपलोड करना शुरू किया है, तो मैं आपको पीडीएफ बहुत जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक ना। और वैसे अब अभी तो मेरा चैनल अभी ग्रो पकड़ा है, तो मैं बहुत जल्दी आपको पीडीएफ दे दूंगा। वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको हर वीडियो के साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, ठीक ना। तो मैं वो करवाऊंगा बहुत जल्दी। आप जो अगला मैंने जो पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, तो उसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। देखिए पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए बाबू पोषण, इसका जो 100 पोषण का इंग्लिश का था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक ना, और ट्रोपिक्स का मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं प्राकृतिक के बनाने के तरीके से बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण, ठीक ना, या ऑटोट्रोप्स। तो आप यहाँ जैसे में आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकृति के बनाने के तरीके से बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण, ठीक ना। आप समझ गए होंगे, ठीक ना। और अब आप बोलिएगा सर आपने ऊपर वाला तो अच्छा से बताया नहीं। देखिए बाबू ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, ये आपके नॉलेज के लिए आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक ना। तो अगर फिर भी आपको जानना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ तो बोला नहीं है, यहाँ यही बात बोला है कि ऑटोट्रोप की शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों ऑटोट्रोप के मेल से हुई है, ठीक ना। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ऑटोट्रोपिक 2 शब्द से मिले, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोपिक मतलब मेक देयर ऑन फूड, ठीक ना। जब मैं इंग्लिश मीडियम जब मैं पढ़ाता था स्कूल में, ठीक ना, तो वहाँ पर सारा तो इंग्लिश में ही आता था। तो मैं आपसे एक बात ये बताऊंगा कि आप इंग्लिश भी साथ में जाना कीजिए, ठीक ना। हिंदी जान रहे बहुत अच्छा बात है, लेकिन आगे चल के अगर आपको कोई स्कूल में पढ़ाना होगा तो वहाँ सारा तो इंग्लिश में ही रहेगा, तो आप इंग्लिश पे हल्का ध्यान दिया कीजिए, ठीक ना। इसमें भी बाकी साइंस के कीवर्ड एक ही रहते हैं, ठीक ना। तो आप हल्का इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा कि 100 पोषण को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या, आप 100 पोषण जान गए होंगे, एक बार आओ मैं बोल देता हूँ, ठीक ना। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राकृतिक के बनाने के तरीके से बनाता, उसे हम क्या बोलते हैं, 100 पोषण। जैसे में हो गया सभी हरे पौधे। बाबू एक बात और याद रखना। एक बार क्या हुआ था कि जब मैं पढ़ाने गया था स्कूल में ना, जब मैं पढ़ाता था, तो वहाँ एक बच्ची थी, ठीक ना। तो उससे मैंने पूछा था कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो उसने बोला था एनी ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए बाबू इस साफा सब गलती है। उसने बोला था कि कोई भी जीव जो अपना भोजन बनाता है, ठीक ना, उसे हम अपना भोजन जो स्वयं बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए बाबू मम्मी भी तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, पड़ोस से तो मम्मी खाना बनवाती नहीं है। तो कभी बोलबो मत करना ये बात कि मम्मी तुम खाना अपने से नहीं बनाती हो, तो पिटाने के लिए फिर तैयार रहना, ठीक ना। तो मम्मी भी भोजन क्या करती है, अपने से ही बनाती है, ठीक ना। तो ये क्या है, 100 पोषण का गलती है। असली कैसे हुआ कि एनी ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। लेकिन आप हिंदी में कैसे बोलोगे, कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राकृतिक के बनाने के तरीके से बनाता है, ठीक ना, उसे हम क्या बोलेंगे, तो 100 पोषण, ठीक ना। प्राकृतिक के बनाने के तरीके से बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, 100 पोषण। आगे चले बाबू, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक इरेज कर देता हूँ। अब देखिए 100 पोषण का उदाहरण क्या हुआ, तो सभी हरे पौधे क्या होंगे, 100 पोषण के क्या होंगे बाबू, उदाहरण होंगे। जितने भी हरे पौधे हैं क्या होंगे, 100 पोषण के उदाहरण होंगे, ठीक ना। तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट सॉरी इसके लिए। चलिए देखिए वैसे मैंने एक यहाँ हरा पौधा कितना क्यूट सा है, ठीक ना, लगा दिया है। उसके बाद देखिए बाबू सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचनाएं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात याद रखिएगा, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होती है। इसमें क्या होता है, हरित लवक। ओहो, इसमें क्या होता है, हरित लवक। इसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, इसको मैं अच्छा से कर दूं कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट, ही तो अच्छा से हुआ ही नहीं। देखिए बाबू बोल रहा जितना भी हरे पौधे उसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक ना। एक बात याद रखिएगा, ये बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। अब किस ईयर में पूछा गया तो ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले ये देखिएगा ध्यान से, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा बाबू कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक ना। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आप वर्णक बोलिएगा, देखिए अब वर्णक का मतलब है रंग, ठीक ना। तो क्लोरोफिल तो ये क्या एक रंग है, ठीक ना। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक ना। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अब बोलिएगा पत्तियों में कहाँ पाया जाता है? तो अब और आगे तो पूरी पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन और आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अरे सॉरी बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती से CO2 यहाँ छूट गया है, ओ हो, शायद गलती मिस्टेक हो गया बहुत बड़ा। देखिए बाबू यहाँ CO2, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, CO यहाँ 2 ऐसे है, ठीक ना। तो आप प्लीज वहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक ना, गलती से हो गया, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है? ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए बाबू यहाँ 2 वर्ड है, कीवर्ड का बात करें यहाँ तो पहला तो कीवर्ड यह है, ये बोल रहा है कि जितने भी बाबू हरे पौधे होते हैं, मैं आपको भी एक हरे पौधा को दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा जो हरा पौधा है बाबू, ठीक ना, ये जो हमारा हरा पौधा है, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक ना, CO2 और H2O के द्वारा, ठीक ना, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मतलब इसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। मतलब ये पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा बाबू? तो ये पौधा अपना भोजन, देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्या लेगा? CO2 लेगा, ठीक ना, वायुमंडल से। फिर क्या लेगा? जड़ से क्या लेगा? H2O लेगा। फिर यहाँ क्या लेगा? सूर्य का प्रकाश लेगा, ठीक ना। यहाँ क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा जो इसमें है। तो इसके द्वारा क्या करेगा? ये अपना भोजन बनाएगा, ठीक ना। तो अब जैसा कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो वही यहाँ बोल रहा है। अब यहाँ एक कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं? देखिए वो कार्बनिक पदार्थ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ जो कार्बनिक पदार्थ है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इस पे तो इसको तो अभी आप जब आगे जाइएगा तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक ना। लेकिन जब यहाँ कीवर्ड आया है तो आप बोलिएगा सर आपने डिस्कशन नहीं किया। देखिए कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है बाबू जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, ठीक ना। अब बोलिएगा सर आप बोल क्या रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। देखिए कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ, जैसे मैं आपको बताऊं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जैसे मैं ये देखिए C2H5, ठीक ना। अब आप बोलिएगा सर ये क्या है, आपने क्या लिख दिया? तो देखिए बाबू अब मैं आपको कैसे बताऊं, अब आपको तो ये पता भी नहीं है। देखिए बाबू कार्बनिक पदार्थ का मतलब आप ये जाने कि जहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा बस, ठीक ना। तो कार्बनिक पदार्थ का मतलब अभी आप क्या जानोगे? जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। तो देखिए एक बात और, एक क्वेश्चन हम लोग बजी की पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ठीक ना। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ नहीं है। आगे चलें। तो कार्बनिक पदार्थ आप जान गए कि जिसमें कार्बन के साथ क्या रहेगा? हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक ना। अब आपको कार्बनिक पदार्थ और अच्छे से जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब देखिए बाबू आपको ये 100 पोर्शन खत्म हो गया। तो अगर 100 पोर्शन में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, मैं आपको 100 पोर्शन एक बार और रिविजन करवा देता हूँ, ठीक ना। देखिए 100 पोर्शन किसे कहेंगे? 100 पोर्शन का मतलब होता है बाबू कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकृति के बनाने के तरीके से बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? 100 पोर्शन, ठीक ना। तो देखिए जब भी 100 पोर्शन के बात है तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्या आना चाहिए? पौधा। कहे कि जितने भी पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं प्राकृतिक बनाने के तरीके से बनाते हैं, ठीक ना। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पर पोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव, ऐसे आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको आगे ये पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आप कैसे लिखोगे एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है? परपोषण क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु तथा कवक पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते, अतः भोजन के लिए यह पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव
जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं परपोषण या हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। बहुत अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हो कि ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषण। ठीक ना, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, उतना भारी भी नहीं है। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे। देखिए आगे क्या बोल रहा है, अतः परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषण कहते हैं। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है, आप ये भी परिभाषा में लिख सकते हो। ठीक ना, अब ये भी बहुत अच्छा है। अब देखिए अब यहाँ तो कोई ऐसा कीवर्ड नहीं आया है। हाँ, एक कीवर्ड आया है संश्लेषण। ठीक ना, चलिए संश्लेषण पे बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने तो पहले ही बोला था कि जितना भी कीवर्ड है मैं सब पे बात करूंगा। यहाँ एक क्या है? संश्लेषण। तो देखिए अब संश्लेषित है, संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। ठीक ना, लेकिन यहाँ संश्लेषण का अर्थ आप बनाना नहीं बोल सकते हो। ठीक ना, संश्लेषण का अर्थ होता है अपने और खींच कर, मतलब पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन को क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। तो संश्लेषित हम कहाँ लगाएंगे? सिर्फ पेड़ पौधों में लगाएंगे। ठीक ना, लेकिन संश्लेषण का एक अर्थ क्या होता है? बनाना। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। बोलते बोलते मुंह में दर्द हो गया बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने वो हेटरोट्रॉपिक यहाँ लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ भी समझ जाइए। हेटरोट्रोप शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द हेट्रो और ट्रोप के मेल से हुई है। हेट्रो शब्द का अर्थ विषम। एक बात याद रखिएगा, जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बाबू, ठीक ना, जो कि हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है, परपोषण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? विषम पोषण भी बोलते हैं। ठीक ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? विषम पोषी के नाम से या विषम पोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, हेट्रो शब्द का अर्थ विषम या भिन्न या पर। ठीक ना, हेट्रो का क्या है? डिफरेंट और अदर, तथा ट्रोप शब्द का अर्थ है पोषण। ठीक ना, तो यही बोल रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषण। ठीक ना, उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषण। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। वाह, कितना अच्छा कीवर्ड यहाँ आया। चलिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए बाबू, वैसे तो आपको स्वपोषण और परपोषण में अंतर अभी तक ला, तो मैंने जितना भी बोर्ड का क्वेश्चन देखा है तो उसमें मैंने अभी तक ला ये क्वेश्चन नहीं देखा कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर पूछा है। लेकिन अगर पूछ देता है तो आप ये बात लिख सकते हो। ठीक ना, अरे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा कीवर्ड आया, बोल रहा है स्वपोषण, ठीक ना, और परपोषण के मूल अंतर यह है कि स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल अकार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए ये क्या बोल दिया, बोल रहा है सरल अकार्बनिक अणु। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अकार्बनिक अणु का मतलब हो गया जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन ना हो। ठीक ना, मतलब जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक अणु। अकार्बनिक अणु का मतलब देखिए, आप इसको मैं और बहुत अच्छे से कब बताऊंगा, आप ये बात वैसे आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं और अच्छे से, जैसे ही आप आगे चलिएगा तो मैं और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी स्वपोषी होते हैं वो क्या? अकार्बनिक अणुओं से, ठीक ना, कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। जो भी स्वपोषण होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बनिक अणु से अकार्बनिक अणुओं का अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। ठीक ना, इतना याद रखिएगा प्लीज, इतना बात याद रखिएगा, आपको बहुत आगे काम देगा। ठीक ना, आगे देखिए क्या बोल रहा है इसके बारे में। वैसे मैं बताऊंगा, वैसे मैं आप डिटेल से तो नहीं, यहाँ ऐसे देख लीजिए। अकार्बनिक अणु का मतलब होता है, जैसे मैं एक मिनट बाबू, एक मिनट, गलती हो गया। देखिए अकार्बनिक अणु का मतलब होता है जैसे मैं CO2, ठीक ना, प्लस H2O, ठीक ना, ये दोनों क्या है? अकार्बनिक अणु है। ठीक ना, तो ये दोनों से मिलकर, मतलब CO2 H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब से मिलकर ही तो भोजन अपना बनाता है। आखिर पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? वातावरण से CO2 लेगा, फिर H2O मतलब जल होता है कि जल लेगा, ठीक ना, उसके बाद क्लोरोफिल लेगा। क्लोरोफिल तो रहबे करता है पत्तियों में ही। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, ठीक ना, ये सब सहारा अपन एक खाना बनाएगा। तो यहाँ अकार्बनिक अणु बोल रहा है। अकार्बनिक अणु का मतलब क्या हुआ? अकार्बनिक अणु का मतलब आपका हुआ CO2 और H2O से। ठीक ना, आप इतना बात याद रखिएगा कि अकार्बनिक अणु का मतलब, जब भी अकार्बनिक अणु है तो आप क्या लिखोगे? CO2, उसके बाद क्या लिखोगे? H2O। ये दोनों क्या है? अकार्बनिक अणु। और अकार्बनिक अणु से पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ठीक ना, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12
O6। ये आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आप टेंशन मत लो, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पर पोषण के प्रकार देखिए बाबू, 100 पोषण के तो एक भी प्रकार नहीं होते, लेकिन पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक ना। अब देखिए पर पोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। एक बार सारे लोग बोलो पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब गते करके हम दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मिनट बाबू, मैं वैसे ये सारा डाटा एक साथ ही लिख लिया हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए नाम से ही क्लियर है, ठीक ना। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, नाम से ही यहाँ क्लियर है बाबू, ठीक ना। एक मिनट ओहो, एक मिनट बाबू, एक मिनट। देखिए बाबू नाम से ही क्लियर है, ठीक ना। नाम से यहाँ क्लियर है कि जो मृत जीवी होता है, ठीक ना, मृत पोषण, मृत जीवी पोषण, तो नाम से क्लियर है कि मृत जीवी। एक मिनट, मृत जीवी रेड आ रहा है, मृत जीवी, ठीक ना। तो देखिए बाबू मृत जीवी का मतलब क्या होता है, मरा हुआ, ठीक ना, मरा हुआ जीव। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वैसा जीव, ठीक ना, जो अपना भोजन सड़े गले, ठीक ना, या मृत पदार्थों से, ठीक ना, अपने शरीर की सतह से, ठीक ना, तरल के रूप में, मतलब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के रूप में लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मृत परजीवी पोषण, ठीक ना। मैं जानता हूँ आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बाबू, नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मृतजीवी पोषण कैसे करते हैं, एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से बात करते हैं बाबू, ठीक ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना हो। देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से द्रव के रूप में अवशोषित करते हैं, तो उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अनेक कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब देखिए बाबू पहले आप इसको अच्छे समझ लो। देखिए बाबू मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, सड़ा गला, जो मर जाएगा वो सड़ा गला हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे में कवक है। कवक ऐसा पौधा है ना कि कोई चीज़ जो मर जाता है, जो सड़ गल जाता है, उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक ना। जैसे में बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे, अगर मुसलमान लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं बाबू, ठीक ना, कोई भी, तो जानते हैं कि उन लोग का जो रीति रिवाज है, तो उन लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कब्रिस्तान में जाकर अपना मतलब अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में उन लोग क्या करते हैं कि मतलब गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, ठीक ना। दफनाने के दौरान आप जानते हो कि वो क्या होता है, हड्डी बन जाता है, ठीक ना। जो दफनाने कोई भी वस्तु को दफना दिया जाए तो वो हड्डी बन जाएगा, तो उसका मांस कहाँ गया। क्वेश्चन आता है कि नहीं कि मांस कहाँ गया। तो आप जानते हो कि मांस कहाँ गया, तो जो मृत जीवी होते हैं, ठीक ना, जो कि सड़े गले से अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा मांस को खा जाते हैं, ठीक ना, और उसको अपघटित कर देते हैं। मतलब खाते नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अपघटित, ठीक ना। इसलिए एक बात और याद रखिएगा, मृत जीवी को क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता भी बोलते हैं। अपघटनकर्ता क्यों बोलते हैं, अपघटन का मतलब होता है उसको सड़ा गलाकर एकदम नष्ट कर देना, ठीक ना। तो आखिर कोई चीज को अगर दफनाते हैं तो वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित किसके द्वारा होता है, मृत जीवी द्वारा। जो मृत जीव होता है उसके द्वारा क्या होता है, अपघटित होता है। तो जब मृत जीव जब अपघटित करता है बाबू, तो इसका मतलब एकदम साफ साफ यही मतलब हो रहा है कि मृत जीवी को हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन करता। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वैसे मैं आपको बहुत जल्दी ये वीडियो में दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो दूंगा, तो इसमें ये सारा वीडियो आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। सारा क्वेश्चन पूछूंगा। तो मृत जीवी को हम क्या बोलते हैं, अपघटन करता। आगे चलते हैं, ठीक ना। आप वैसे मृत जीव में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप कैसे बोलेंगे मृत जीवी पोषण, ठीक ना। वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले और शेष पदार्थों से अपने शरीर की सतह से तरल के रूप में, ठीक ना, ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण। ये बात याद रखिए, मृत जीवी पोषण सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के रूप में अपने शरीर की सतह से ग्रहण करता है, ठीक ना। द्रव का मतलब होता है तरल, मतलब ब्लड के रूप में, ठीक ना। समझ में आया, मतलब तरल के रूप में ही ग्रहण करेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है मृत जीवी पोषण का प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और
पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को ठीक ना, मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। बहुत अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में मिलकर प्रतिस्थापित हो जाती है और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्राकृतिक में निरंतर चलते रहता है और इसी कारण मृतजीवी अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो देखिए बाबू, नीचे में लिख दिया है कि मृतजीवी अपघटनकर्ता क्यों कहलाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मृतजीवी क्या होते हैं कि कोई भी जंतु और पौधे को क्या करते हैं, उसका शरीर को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, मतलब सड़ा गला देते हैं। ठीक ना, सड़ा गलाने के बाद उनको मूल रूप में ला देते हैं। ठीक ना, उसके बाद मिट्टी अब सड़ा गला देते हैं तो जो सड़ गल जाता है तो ह्यूमस बन जाता है। इसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ये बाद में डिस्कशन करेंगे। देखिए आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बोलिएगा। वैसे इसमें कोई, देखिए बाबू, मैंने इतना हल्का वर्ड में लिखा है कि आप पढ़ के भी समझ जाओगे मेरा PDF से ही। ठीक ना, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक ना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, परजीवी पोषण। मृतजीवी तो समझ गए। मृतजीवी का 3 उदाहरण भी देख लिए, कवक देख लिए, बैक्टीरिया देख लिए, प्रोटोजोआ देख लिए। ठीक ना, और मृतजीवी को क्या बोलते हैं, अपघटनकर्ता बोलते हैं। तो आप यहाँ तक तो देख लिए। अब हम लोग आते हैं बाबू परजीवी। देखिए परजीवी का मतलब होता है, पर मतलब होता है दूसरा। ठीक ना, जीव मतलब जीव। तो इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ठीक ना, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी अन्य जीवों पर, ठीक ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। आप लोग ये बोलोगे ना, लेकिन नहीं, ये गलती है। ठीक ना, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था ना, अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था बाबू, तो एक बच्चा ऐसे ही बोला था, उस समय वो इंग्लिश में बोला था, तो उसका मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ आपको। तो वो यही बात बोला था कि परजीवी किसे कहेंगे सर, तो वो मुझे बताया था कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। तो ये पूरा गलत है। अब बोलोगे कि सर कैसे गलत है, तो देखो मैं बताता हूँ। सारा सही है, गलत है कि वहाँ उसने ये नहीं लिखा कि अपने शरीर की सतह से, मतलब कोल्ड ड्रिंक के रूप में बनाएगा, मतलब तरल के रूप में ग्रहण करेगा। ठीक ना, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 1 मिनट इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक ना, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है परजीवी पोषण। ठीक ना, पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व में, ठीक है, तथा साइटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों प्राप्त करते हैं। ठीक ना, ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। देखिए बाबू, परजीवी किसे कहेंगे, परजीवी के यहाँ शाब्दिक अर्थ यही बोला है बाबू, आपको सॉरी इसके लिए। ठीक ना, परजीवी का यहाँ शाब्दिक अर्थ यही बोला है कि वैसा जीव, ठीक ना, जो अपना भोजन, ठीक ना, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पे रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे में ढील क्या है, परजीवी है। ढील सिर पे रहता है, ठीक ना, भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए ढील क्या करता है, अपने शरीर के सतह से ढील क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक ना, मच्छर क्या करता है, मलेरिया क्या करता है, अपने शरीर के सतह से भोजन ग्रहण करता है तरल के रूप में। ठीक ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, वैसा जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, न तो ऐसे बोल सकते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव के शरीर से अपने शरीर के सतह से तरल के रूप में ग्रहण करता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वैसा जीव जो अपना भोजन, 1 मिनट, वैसा जीव जो अपना भोजन, ठीक ना, अन्य जीवों के शरीर से अपने शरीर के सतह से तरल के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। तो ठीक है, ये मैंने जो वो बात बोला था वही बात यहाँ मैंने छोटा सा लिख दिया है कि आप जो आपको PDF दूंगा तो आप जूम करके लिख लेना। ठीक ना, आप आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक बताओ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में।
जिस सजीव से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोषी बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो ये तो एक नंबर के, जब बहुत पहले जब एग्जाम दिया जाता था 2000 शायद 15 या कुछ में, ठीक ना, जब बिहार बोर्ड में शायद सब्जेक्टिव की मात्रा कम आती थी, ठीक ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बाबू कि पोषी किसे कहेंगे? तो पोषी किसे कहेंगे? जिससे परजीवी अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पोषी बोलेंगे। जैसे में ढील क्या है? ढील क्या परजीवी है, तो हम लोग क्या है? पोषी है। मच्छर क्या है? परजीवी है, तो हम लोग क्या है? उसके पोषी हैं। ठीक ना, समझ गए आप लोग? इसका इंग्लिश में होस्ट होता है बाबू, जैसे में होटल, होटल से बना है होस्ट, ठीक ना। होटल में हम लोग जाके खाना खाते हैं, हाँ बस वही काम ढील भी करता है, हम लोग उसका होटल है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। अब आगे अब देखिए, जैसे में आप याद रखिएगा, जैसे बोल रहा है कवक हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल हो गया, और जैसे में कहीं गोलकृमि, ठीक ना, मलेरिया आदि, ठीक ना। गोलकृमि बाबू बचपन में मतलब पेट में बच्चे लोग के कीड़ा हो जाता था, वही गोलकृमि है, ठीक ना। अब एक अमरबेल आया, देखिए अमरबेल का मतलब बाबू इसमें एक पौधे भी होते हैं, ठीक ना। ये पौधे क्या होते हैं कि ये जब तक कोई भी पौधों पे चढ़ा दो अमरबेल, अमरबेल क्या करता है कि कोई भी पौधा पे इसको चढ़ा दो अमरबेल को, ठीक ना, तो क्या करता है वो पौधे का जितना भी खाना है ना ये लेने लगता है और उसको क्या करता है? सुखा देता है। तो अमरबेल को गाँव में आप देखे होंगे कि पौधों को सुखाने में काम किया जाता है अमरबेल को, ठीक ना। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे मुझे इमेज लगाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं है, मैं आपको एनिमेशन वीडियो जब बताऊंगा 3D तो उसमें लगा दूंगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्राणी संपोषण, ठीक ना। देखिए देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? मृत परजीवी पोषण पढ़ लिया, ठीक ना। मृत परजीवी को अपघटन करता कहते हैं। ये क्या करता है? अपना पोषण, एक मिनट, मृत परजीवी क्या करता है? इसे अपघटन करता कहते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है? अपना पोषण अपने शरीर की सतह से तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठीक ना। इसका उदाहरण हो गया कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक ना, प्रोटोजोआ हो गया। अब परजीवी पोषण, परजीवी पोषण में हमने क्या पढ़ा? तो परजीवी पोषण में हमने ये पढ़ा बाबू कि ये परजीवी पोषण में कि इसमें क्या होता है? अस्थायी या अस्थायी रूप से अपने शरीर की सतह से, इसमें भी क्या है? तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठीक ना। इसमें क्या है? ढील आ गया, ठीक ना, मलेरिया आ गया, मच्छर आ गया। अब आ गया प्राणी संपोषण। आप देखिए बोल रहा है इसमें होलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मेल से बना है। होलो शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से या पूरी तरह तथा जोइक का अर्थ जंतु, ठीक ना, होता है। अर्थात वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक ना। वैसे जीव इनमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। बहुत ईजी, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ईजी, इसमें कुछ बोला नहीं है। इसमें आपको कैसे इसका आप बोलोगे, ऐसे बोलोगे, ठीक ना। वैसा जीव जो अपना भोजन समोसा एवं कोल्ड ड्रिंक दोनों रूपों में करते हैं, ठीक ना। मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल दोनों रूपों में ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। अब देखिए मृत परजीवी और परजीवी उन लोग क्या करते थे? खाली कोल्ड ड्रिंक पी कर रह जाते थे। अब ये देखिए प्राणी संपोषण क्या बोल रहा है कि हम साथ में समोसा भी खाएंगे, ठीक ना, मतलब ठोस के रूप में भी ग्रहण करेगा। इसमें इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण खुद आप हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, और जानवर है, ठीक ना। तो जितने भी जीव हो गए वो क्या है? सब प्राणी संपोषण है, ठीक ना। और प्राणी संपोषण को हम क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी बोलेंगे। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये ऐसे भी आप लोग ऐसे ध्यान में रख सकते हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा, ठीक ना। वैसे मैं इस वीडियो के बाद आपका इस सभी का एक समरी भी बता दूंगा जिसमें आपको लाइन बाय लाइन सभी का एग्जाम्पल रहेगा, समरी रहेगा, ठीक ना। तो आप टेंशन मत लेना, आपको यहाँ एकदम परफेक्ट रूप से तैयारी करवाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है? इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। बस आप लोग जानते हो हम लोग क्या करते हैं? समोसा भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी खाते हैं, तो हमारा ही है। अब आगे देखिए जीवों में पोषण करने की विधियाँ। देखिए बाबू जीव कैसे कैसे पोषण करता है, ठीक ना। बोल रहे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीव में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक मिनट में ऐसे पढ़ूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैं ऐसे करता जाता हूँ। एक कोशिकीय जीव में कोशिकाओं के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थों का ग्रहण होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होते हैं। आप लोग जानते हो कि एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय के लिए क्या होता है? खास अंग होते हैं। एक कोश के लिए कोई खास अंग नहीं होते,
लेकिन बहुकोशिकीय के लिए खास अंग होते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है बाबू कि एक कोशिकीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, पौधों में पोषण। अब देखिए बाबू, पौधों में पोषण किस रूप में होगा, तो आप लोग पढ़ लिए पौधा पौधा क्या रहेगा, या तो स्वपोषण करेगा, ठीक है ना, या तो मृतजीवी रहेगा, या तो परजीवी रहेगा। पौधा कभी प्राणी संपोषण हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो कभी समोसा खाएगा, नहीं खाएगा। कोल्ड ड्रिंक तो मानो पी लेगा, लेकिन समोसा नहीं खा सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पौधों में पोषण कौन कौन विधि में पाई जाती है। वैसे तो 2 होते हैं, वैसे 3 होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 का ही उत्तर दिया गया है, ठीक ना। स्वपोषण, मृतजीवी और परजीवी, ऐसे पौधों में पाया जाता है। बोल रहा है पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधे 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए यहाँ साफ साफ बोल दिया, ठीक ना, कि पौधा क्या है, स्वपोषण करता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे पौधे पे आश्रित रहते हैं। तो उन्हें हम कौन चीज़ में रखते हैं, तो उन्हें हम 2 चीज़ में रख सकते हैं, जो दूसरों पे आश्रित रहता है। पहला मृतजीवी और दूसरा क्या है, परजीवी, ठीक ना। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। आप गोबर छत्ता ये जानते हैं, पूरा गांव में फेमस है, ठीक ना। अगर आप गांव से होंगे, अगर गांव से अगर आप अगर ये वीडियो अगर ये देख रहे हैं, तो आप गोबर छत्ता के बारे में तो कंफर्म जान रहे होंगे, ठीक ना। देखिए गोबर छत्ता क्या है, हम लोग इसको बचपन में बोलते थे, अरे ये जो है ना स्नेक का छाता है, छाता, इसको कुछ करो मत। ये पानी के दिन में बहुत ज़्यादा जब बारिश उरिश आता था तो होता था, ठीक ना। मैंने इसका भी इमेज नहीं लगाया, ओहो मेरा ध्यान कहाँ था एकदम। इसके लिए देखिए बाबू मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं वीडियो बनाऊँगा, एनिमेशन करूँगा, तो उसमें सारा अच्छे से कर दूँगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। जबकि परजीवी पौधे अपना पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। याद रखिएगा परजीवी का उदाहरण क्या है, अमरबेल, ठीक ना। तो ये बात कंफर्म याद रखिएगा, परजीवी का उदाहरण क्या है, अमरबेल। और मित्रजीवी का क्या है, तो गोबर छत्ता, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट, अरे कहाँ से का कर दिए, सारा गलत हो गया। देखिए बाबू आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखिए बाबू, जब आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो अब आप प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ ही लो, ठीक ना। क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के आज अच्छा से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक ना, अधिकांश चीज़। बोल रहा है देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते होता है, ऐसे हरे पौधे, ठीक ना, मतलब हरे पौधे, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए आप ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। और वैसे तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। जितना भी हरे पौधे वो क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक ना, 1 मिनट में यहाँ चित्र नहीं दिया, मैं यहाँ भी चित्र देना भूल गया। आज मेरा ध्यान कहाँ था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सॉरी बाबू, इसके लिए आज मतलब दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं आज ये वजह से इतना मिस्टेक हो रहा। पहला तो मैं आपके लिए PDF बनाया था, तो गलती से वो PDF क्या हो गया, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ था तो सेव नहीं हुआ और पूरा PDF बेकार हो गया। फिर जल्दबाजी में ये जो PDF बनाया हूँ, इसके वजह से क्या हुआ, सब मतलब इधर उधर हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अच्छा से फ़ोटो वोटो देकर नहीं समझा पाया हूँ शायद इस वीडियो में। तो आप टेंशन मत लो, मैं समरी जब बताऊँगा ये सभी को एक वीडियो में, तो आपको उस समय क्लियर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक ना। अभी आगे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, जितने भी हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश मतलब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। देखिए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ आप अच्छे से समझ पाओगे मुझे लग रहा है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी पौधा है वो क्या करता है, CO2, ठीक ना, H2O के द्वारा किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के
उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र क्या है कार्बोहाइड्रेट का, C6H12O6। ये सूत्र आप पूरा अच्छे से याद कर लेना बाबू, ठीक ना, पूरे अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो सूत्र है आप अच्छे से याद कर लेना, C6H12O6। इसे क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मंड, इसे बोला जाता है, ठीक ना। तो इसको आप ये पूरा समीकरण याद कर लेना, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है, आप सबसे पहले ये समीकरण याद कर लेना, ठीक ना। ये बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखे, तो आप कैसे लिखोगे, C6H12O6, ठीक ना, सॉरी 6CO2 प्लस सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। तो आप इतना अच्छे से याद कर लेना बाबू, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, देखिए इस समीकरण में साफ साफ पता चल रहा है कि उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है बाबू, तो ऑक्सीजन निकलता है वायुमंडल में, ठीक ना। तो ये बात याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना। हाँ, आगे चलते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अगर उसके बाद भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर बोलिएगा, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप शायद मुझसे बात कर लेना, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, ठीक ना, यही एक मैं चाहता हूँ। और बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाओ, एकदम दिल खोल के नंबर लाओ, ठीक ना, बहुत अच्छा। आप मुझे थैंक यू बोलना या मत बोलना, लेकिन बोर्ड में मैं चाहता हूँ आपको सभी को 450 से ऊपर नंबर चाहिए, ठीक ना। बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉपी लिखना है, कहाँ अंडरलाइन करना है, कैसे पेपर लिखा जाता है, ठीक ना, सब मैं बताऊंगा। आप टेंशन मत लेना, ठीक ना, आप सिर्फ पढ़ो, बिना टेंशन लिए हुए आप पढ़ो सिर्फ। और 450 से ऊपर नंबर चाहिए, मुझे याद रखना, मैं तो बहुत मार मारूंगा सभी को। चलो आगे चलते हैं बाबू। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, ठीक ना। तो आप लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होगा, पत्तियों में होगा। अब जानते हो पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो रंजक पाया जाता है। रंजक में क्या पाया जाता है, तो रंजक में क्या पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता पाया जाता है, ठीक ना। तो इस सब चीज़ क्या होगा, तो पत्तियों में होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक ना। पत्तियों के पैलिसेड, अरे वाह पैलिसेड आ गया, चलो अब देखो यहाँ पैलिसेड क्या है, एक मिनट। पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। देखिए अब पैलिसेड ये क्या है, एक प्रकार की कोशिका है, ठीक ना। मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे देखिए एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस का मतलब होता है ऊपरी कोशिका, ठीक ना। आपको एपिडर्मिस जानना है ना, तो आप एक काम करो, ठीक ना, अपना हाथ पे टच करो, ठीक ना, सारे लोग टच करो, सारे लोग, हाँ टच कर लिए ना। हाँ अब देखो जो जहाँ भी आप हाथ पे टच किए कोई भी जगह पे, तो वो जो आपका ऊपरी सतह वो क्या है, एपिडर्मिस है। अब जब एपिडर्मिस, तो वैसे आप जब पत्ता पे सर्च करते हो तो पत्ता का ऊपरी सतह क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जब आप नीचे जाते हो ना माइक्रोस्कोप से देखने पे, तो वो क्या होता है, पैलिसेड। क्या होता है, पैलिसेड। पैलिसेड के नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा, ठीक ना, पैरेन्काइमा मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भर रहते हैं। अब देखिए पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये तो लग रहा है मैंने 10 बार ये बात लिख दिया है। अब आपको अच्छे से ये बात याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक ना। चूंकि यह अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखो वो एक बार ये क्वेश्चन हम लोग से जब स्कूल में जो सेंटअप एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया था, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, उतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं है कि पत्तियों का क्या बुलाया था, अंग बुलाया था। पत्ती अंग है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। आपका शरीर का क्या है, शरीर का हाथ क्या है, अंग है। तो पत्ती क्या है बाबू, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। आपका हाथ क्या एक अंग है कि नहीं, तो पेड़ पौधा का पत्ती क्या है, उसका एक हाथ है मान लो, तो भी क्या एक अंग है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अंग कहते हैं एवं हरित लवक, ठीक ना, हरित लव को, ठीक ना, को प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए हरित लव को क्या बोलते हैं, अंगक बोलते हैं, ठीक ना। तो आप जब अंग जान गए ना, अब जब आपको अंग याद हो गया ना, तो आप अंगक मार दोगे, इतना बात याद रखना, ठीक ना। तो अंगक में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं।
आगे चलना बाबू। अगर अभी तक लगे यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं ना, आप मुझे बता दो पहले, ठीक ना। अगर किसी को डाउट होगा तो बोलना बाबू, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में आपके लिए है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। देखिए पत्तियों की बात तो अच्छा, या एपिडर्मिस में रंध्रों, या एक मिनट मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ। सॉरी, क्या बोल रहा है, पत्तियों की बात, एक मिनट, बोल रहा है पत्तियों की बात तो अच्छा, या एपिडर्मिस में रंध्र या अस्टोमाटा मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखिए बाबू, अस्टोमाटा कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अस्टोमाटा एपिडर्मिस में रंध्र या अस्टोमाटा मौजूद होते हैं। तो ऊपरी सतह में जब आप पत्ती देखोगे ना, तो आप, मैंने बोला एपिडर्मिस करने के लिए कहूँ टच करो, तो वो क्या आपका एपिडर्मिस है। तो उसी प्रकार जब आप पत्ता को आप धरोगे ना, तो उसका ऊपरी सतह क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है। देखिए रंध्र का मतलब होता है बाबू, छोटे छोटे पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक ना। पत्तियों में छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। अरे मैं क्या कहूँ, मतलब आज मैं इतना ज़्यादा परेशान था, पीडीएफ डिलीट हो गया ना, इसके वजह से मैं आपको कोई इमेज नहीं अच्छे से लगा पाया। इसके लिए देखिए दिल से सॉरी बोलता हूँ बाबू, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन मैं जब आपका इस सभी का समरी बताऊंगा, तो मैं आपको एक इमेज सभी में लगा दूंगा, ठीक ना। मेरा पता नहीं दिमाग आज कहाँ था, एकदम एक भी नहीं लगा हूँ। कोई बात ना, माफ़ी चाहता हूँ बाबू सभी से। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के में पाए जाते हैं। रंध्र को अस्टोमाटा बोला जाता है। विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके मध्य में एक छिद्र होते हैं। हाँ चलो, कम से कम एक तो बनाया है, एक तो पत्ता बनाया है। अब देखो बाबू, ये जो बात बोले, ये देखो, ये क्या है, ये मेरा एक पत्ती है। जब आप पत्ती को जब आप जूम करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक ना। तो एक बात याद रखना, ये मेरा पत्ती है, ठीक ना। एक मिनट, आगे चलते बाबू, ठीक ना। गला में खराश हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, तो ये क्या, इन कहाँ थे हम लोग। तो बोल रहा है कि विशिष्ट कोशिका होती है जिनके मध्य में एक छिद्र होता है। तो देखिए बाबू, आप देख सकते हैं इसके मध्य में एक छिद्र है, आप खुद देख सकते हैं, मध्य में एक छिद्र है। ये रंग बदल देते हैं, लाल आ जाए। आप देख सकते हो कि मध्य भाग में एक छिद्र है। बीच में क्या छिद्र है कि नहीं, इसको रंध्र छिद्र, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो बीच में एक छिद्र भी है, तो उसी को क्या बोल रहा है, बीच में एक छिद्र होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, छिद्र होता है, यह छिद्र बंद और खुलते हैं, ठीक ना। यही छिद्र क्या होता है बाबू, बंद होता है और खुलता है। अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। जिनका नियंत्रण द्वार कोशिका करता है। अब देखिए द्वार कोशिका क्या है बाबू, ये जो है ना, ये दो जो ऐसे है ना, जो ऐसे जो बना हुआ है ना, ऐसे करके ये दो जो यहाँ है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों में कितने द्वार कोशिका होते हैं। तो देखिए द्वार कोशिका क्या है, दो है। पत्तियों में कितने द्वार कोशिका क्या होता है, एक इधर एक इधर। तो द्वार कोशिका कितने हैं, दो है, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, द्वार कोशिका की संख्या दो होते हैं। तो क्या बोल रहा है, पत्तियों में रंध्र के छिद्र के बीच में क्या होता है, द्वार कोशिका होता है, ठीक ना। होता है इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2, ठीक ना, ये तो वायु पत्तियों के भीतर कोशिका में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका की अस्फीति का मतलब होता है बाबू हल्का गीला हो जाना, अस्फीति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाता है तो रंध्र खुल जाता है, ठीक ना। इसके विपरीत जब द्वार कोशिका का जल बाहर निकल जाता है तथा यह सिकुड़ जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। देखिए बाबू, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। सबसे पहले पत्ती के बारे में देख लेते हैं। पत्ती के ऊपरी, ये क्या ऊपरी पत्ती है जो हरा हरा है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक ना। एपिडर्मिस के बाद क्या है बाबू, देखिएगा सहायक, उसी को क्या बोलेंगे आप, द्वार कोशिका, नहीं सहायक कोशिका, ठीक ना। तो सहायक कोशिका के बाद क्या है, रंध्र, अंदर वाला रंध्र। उसके बाद क्या है, चौकीदार कक्ष, मतलब इसको द्वार कोशिका बोला जाता है, ठीक ना। तो ये सब होते हैं। और द्वार कोशिका कितने, दो पाए जाते हैं। द्वार कोशिका कब खुलता है, जब बाबू मेरा रंध्र जो होता है फूल जाता है तो द्वार कोशिका खुल जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, आगे के लेक्चर अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक इतना ही, लेकिन अब बस इतना ही। आप अब ये वाला देख लीजिए, उसके बाद आगे के लेक्चर हम कल देखेंगे, ठीक ना। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक क्या है। देखिए आवश्यक घटक क्या है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, ठीक ना।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक क्या है, ठीक ना। आवश्यक घटक मतलब क्या क्या चाहिए। पहला तो बोल रहा है क्लोरोफिल पर्णहरित चाहिए, ठीक ना। एक बात याद है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये बात आप लोग हमको बताइएगा, ठीक ना। क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। पहला क्या बोल रहा है क्लोरोफिल, दूसरा क्या बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या क्या बोल रहा है जल, और चौथा क्या बोल रहा है सूर्य का प्रकाश। यही क्या है बाबू, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है भोजन बनाने में। तो बाबू आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। और आपका बोर्ड की तैयारी खूब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, ठीक ना। आपका दिन बहुत अच्छा हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखते रहिए, ठीक ना। और जो करेगा अच्छा करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।